Chalo. So welcome to this demo session of paper number 3, that is your setting up of business entities, industrial and labor laws. So myself, CS Juhi Narwani, with an all India rank of 14th in my CS journey, I'll be taking your paper number 3. ठीक है? So let us start now. I expect and I hope कि आप एटलीस्ट कैमरा ऑन नहीं कर रहे तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो एंड एक्टिव रहो, सो दैट आई कैन कम टू नो कि हम लोग सही से जा रहे हैं कि नहीं. ठीक है, चलो. सो लेट अस स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. देखो, आप लोगों का जो ग्रुप नंबर 1 है उसका पेपर नंबर 3 देखा होगा आपने. क्या है सब्जेक्ट का नाम, एक बार बताओ वापस से प्लीज. ओके, दिस इज योर सब्जेक्ट नेम. ठीक है, that is your setting up of business, industrial and labor laws. Okay, now see, तुम्हारा ये पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, करेक्ट. अब 100 मार्क्स में इट इज डिवाइडेड इन पार्ट ए एंड पार्ट बी. ओके, देखो पार्ट ए जो है ना वो आपका 60 मार्क्स का है एंड पार्ट बी जो है वो 40 मार्क्स का है. इज दैट क्लियर? ये पता था तुम लोग को? चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. अब समझो, ये सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. एग्जाम देनी है तो हमको ये सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा. थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स है, तो वी हैव टू रीड दिस सब्जेक्ट. ठीक है, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड ये सब्जेक्ट में ऐसा क्या दिया हुआ है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम में आएगा. ठीक है, सो आई टेल यू. देखो, थ्योरी तो तुमको पता है, एग्जाम देनी है इसलिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज ओके. कम टू द प्रैक्टिकल सिनेरियो एंड व्हाट इज कंटेन्ड इन दिस सब्जेक्ट. ठीक है, सो नाउ सी, हम लोग ना पहले जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना उसकी बात करेंगे, which is your setting up of business. Okay, now what is setting up of business and what you will study in this particular part. तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 जो है वो है आप लोगों का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. ठीक है, एंड देन 14 to 20 चैप्टर्स आर योर इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ. आई होप तुम्हारे पास ICSI का मॉड्यूल है, कुछ नोटबुक या कुछ लेके बैठे हो आप लोग अपने साथ में. प्लीज जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो फटाफट से. आई एम नॉट टॉकिंग विद द कैमरा इटसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच खुशबू. बाकी के लोग, आई अज्यूम आप लोग नोटबुक या कुछ तो लेके बैठे होंगे एंड यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग. ठीक है, चलो. नाउ सी, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है दैट इज पार्ट ए. जब आप लोग एज अ CS एक कंपनी में जाओगे, ठीक है, या चलो आप लोग ना अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं. ओके, आफ्टर बिकमिंग अ CS आप सोचते हो कि चलो हम एक अपना फर्म चालू करते हैं, हम अपना कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू करेंगे. ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आप लोगों को बोलता है कि मेरा ना ऐसा बिजनेस है, मैं ऑपरेट करता हूँ एज अ फूड बिजनेस ऑपरेटर एंड मेरी शॉप यहाँ पे सिचुएटेड है. ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे ना कौन सी टाइप की एंटिटी बनानी चाहिए, मुझे ऐसी कौन सी बिजनेस सेटअप बनाना चाहिए जिसकी वजह से मुझे सबसे बेस्ट एडवांटेज मिलेगा इस बिजनेस एंटिटी का, और मेरा खर्चा भी जो है ना वो खर्चा सबसे कम होगा. ठीक है, तो आप लोगों को उनको एडवाइस देनी पड़ेगी कि भाई आपको ये एंटिटी सिलेक्ट करनी चाहिए या आप लोगों को दूसरी एंटिटी सिलेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, मतलब आपको ये बिजनेस बनाना चाहिए. अब बिजनेस बनाना चाहिए उसके पहले, और जो एंटिटी का टाइप्स आप बताओगे, आपको पहले खुद भी तो वो टाइप्स पता होने चाहिए कि आप कौन सी टाइप्स ऑफ एंटिटी बनाओगे. ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताओ हमारे पास में कौन सी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, जो आप अपने स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, एक तो आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप सुना होगा एंड दूसरा पार्टनरशिप सुना होगा. ये दोनों आप लोग पढ़ के आए हो एकदम अच्छे से. आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन आता था सोल प्रोप्राइटरशिप वर्सेस पार्टनरशिप, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस बोथ एंटिटीज. ठीक है, उसके आगे आपने कंपनी सुनी होगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों का प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी आता है. ठीक है, देन आप लोगों ने एक और एंटिटी के बारे में सुना होगा विच इज LLP. LLP इज योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इज दैट क्लियर? ये सारे सुने हुए? इसमें से कौन सा आप लोगों के लिए एकदम नया है जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता?
आई थिंक सोल और पार्टनरशिप तो नहीं होगा। और बाकी विच आर द न्यू टाइप्स ऑफ एंटिटीज फॉर यू? चलो फटाफट से बताओ प्लीज। काया, नुपुर, समीर, आर वी ऑल देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल क्लियर? आगे चलूँ? यार प्लीज़ ज़रा मुझे कैमरा से देख के बातें नहीं करना है। अगर ऐसा ही होता तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देती। सो प्लीज़ एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर कैमरा, प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में एक्टिव रहो, ठीक है? डन? ठीक है, तो हम लोग आगे चले, आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ सी, कम टू दिस नेक्स्ट टॉपिक। हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट जो लिखा वो लिखा था अभी, अबाउट द बिजनेस सेटअप एंड द टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है? जैसे आप लोगों ने मुझे बोला, मैम प्लीज लेट me know about LLP and all the other types of companies in detail and everything, ठीक है? So अब ना आप लोग जो पढ़ने वाले हो, that is about types of business organization, ठीक है? अब टाइप्स में हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है वो पहले समझो। अगर सिर्फ एक पर्सन, सिर्फ एक इंसान, सपोज सिर्फ मैं बिजनेस चालू करना चाहती हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, अगर हम और आप, हमको ना ऐसा कोई स्टार्टअप आइडिया आया है जो आप बोलते हो कि चलो साथ में मिलके शुरू करते हैं मैम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, जैसे आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया देखा, आप लोग एकदम इंस्पायर हो गए कि भाई मुझे भी ऐसा कोई स्टार्टअप चालू करना है और मैं भी शार्क टैंक में जाके फंड रेज करूंगा, ठीक है? तो ना फंड रेजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को नहीं मिलती। कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके बिजनेस में आएगा तो वो सोल प्रोप्राइटर को और पार्टनर को पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज ये दोनों ही बिजनेस एकदम अनसर्टन है। सोल प्रोप्राइटर में अगर इस सोल पर्सन की डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप में अगर 4 पार्टनर्स ने ये फर्म शुरू की थी, आपस में झगड़ा हो गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। तो वाई इन्वेस्टर्स वुड प्रेफर इन्वेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है? तो मुझे ना अगर फंड रेजिंग करना है ना तो प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी, पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, ठीक है? बट ना मैं कंपनी फॉर्म ऑफ एन एंटिटी में नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? मैं अभी जस्ट 5 मिनट दो, मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताती हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप समझा रही हूँ। तो मैम क्या ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या कि मुझे ना पार्टनरशिप जैसा भी एक एंटिटी मिले और कंपनी जैसी सेफ और सिक्योर होती है वैसा भी कुछ एंटिटी मिले? सो आई विल टेल यू, यस वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है? अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप समझने के लिए आपको बेस से पहले सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर एंड कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से समझना पड़ेगा। बट ठीक है, भले आप लोगों ने स्कूल लेवल पे किया था बट वो सिर्फ एक कंसेप्ट था। अब आपको वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और क्या पॉइंट्स कंसिडर करने वो अभी आप लोग सीखोगे, ठीक है? सो एकदम बेस लेवल पहले फाउंडेशन बिल्ड करते हैं फिर आगे जाते हैं। ओके, सो आप लोग ना LLP फॉर्म सिलेक्ट करोगे, फिर आप क्या बोलते हो? नहीं मुझे ना मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर ही चाहिए, मुझे कोई पार्टनर के पास नहीं जाना, मुझे LLP नहीं बनानी, कंपनी नहीं बनानी। तो आप बना सकते हो 1 पर्सन कंपनी, जो होता सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा ही है, प्लस इसके साथ में कुछ एडवांटेजेस कंबाइन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? पहले ये सारी एंटिटी समझ गए, चलो मेरे साथ में फटाफट से बोलो। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटिटीज डू वी हैव? एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप, नेक्स्ट वी हैव कंपनीज। तो कौन सी कंपनीज? प्राइवेट, पब्लिक, OPC, ठीक है? एंड देन वी हैव अ न्यू मॉडल ऑफ एंटिटी विच इज योर LLP, ठीक है? डन। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक का आंसर करते हैं, देन आई विल गिव यू सम क्वेश्चन। धीरे धीरे शांति से सुनते जाओ, वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर। चलो, अभी ना मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया विच वाज ऑफ माय सोल प्रोप्राइटरशिप, वो था CS कॉफी वाले। सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल फॉर्म ऑफ एंटिटी है, मतलब मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ इस बिजनेस की। देखो, अब हर एक बिजनेस ना 2 मॉडल होते हैं उस बिजनेस में। एक तो फ्रंट ऑफिस होता है, दूसरा बैक ऑफिस होता है। फ्रंट ऑफिस का मतलब क्या हुआ? जैसे अब यहाँ पे हम लोग कैंटीन फूड बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मुझे वो फूड को बेचना,
कस्टमर्स तक पहुंचाना, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, दिस इज द फ्रंट ऑफिस पर्सन रोल, ठीक है। बैक ऑफिस वाला क्या करता है, बिजनेस का मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन करता है। मतलब कस्टमर्स से कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या हमारे पास अमाउंट बचा, ये सब अकाउंट्स टैली करना, फिर हमारे पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करना, ये सब बैक ऑफिस वाला पर्सन करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या एक ही इंसान फ्रंट ऑफिस में भी एकदम अच्छा और बैक ऑफिस में भी एकदम अच्छा हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? सारे के सारे लोगों को एकदम अच्छे से मार्केटिंग सेल्स भी आती है और बैक ऑफिस का काम भी आता है, वो अकाउंट्स में भी अच्छा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मे बी प्रोबेबली मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब समझो, सोल प्रोप्राइटर जब सब कुछ अपने आप मैनेज करेगा तो कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन आ जाएगी कि भाई मैं आगे और बिजनेस को लेके कैसे जाऊं। दैट्स वाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज नेवर अ स्केलेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस। अगर आप छोटी मोटी दुकान ऑपरेट कर रहे हो, आप ऐसे काम कर रहे हो, दैट इज ओके, बट जैसे बिजनेस को ग्रोथ चाहिए, एक्सपांशन चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो फिर वो कहाँ से आएगा? दैट इज द प्रोबेबली डिसएडवांटेज ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, देखो सपोज, अच्छा मुझे बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड की अनलिमिटेड? हाउ, व्हाट इज द लायबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप? अनलिमिटेड की लिमिटेड? देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी होगी दैट विल बी अनलिमिटेड। मतलब अगर मैंने कुछ लोन लिया था मेरे बिजनेस के लिए, बट इफ आई एम अनेबल टू रीपे दैट लोन, तो फिर मेरे पर्सनल असेट्स को भी सीज किया जाएगा और उससे पैसे रिकवर किए जाएंगे। ये पता था आप लोगों को? ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। अब समझते हैं एडवांटेज क्या होता है। देखो, सोल प्रोप्राइटर, सोल का मतलब अकेली मैं हूं, तो बिजनेस पे जो भी डिसीजन लेना है वो कौन लेगा? सिर्फ मैं लूंगी। बिजनेस में जितना भी कैपिटल लेके आना है कौन लेके आएगा? सिर्फ मैं लेके आऊंगी। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? मैं होंगी, ठीक है, बिकॉज आई एम द सोल पर्सन ऑफ दिस बिजनेस। तो मुझे पता है कि मुझे मेरे बिजनेस में कंट्रोल चाहिए, मेरे को डिसीजन फटाफट चाहिए, तो ये सारे मेरे एडवांटेज हो गए। इज दैट क्लियर? दिस इज अबाउट योर सोल प्रोप्राइटरशिप। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, विच इज योर टैक्सेशन एस्पेक्ट। आपका क्लाइंट जो भी आपसे एडवाइस लेने आएगा, सबसे पहले तो वही पूछेगा, चलो मैं बिजनेस चालू करता हूँ, मुझे कितना टैक्स भरना पड़ेगा इस बिजनेस के लिए, मुझे कैसे बिजनेस के लिए टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। सो यू हैव टू एडवाइज देम लाइक दिस। देखो, टैक्स भरते हैं ना जब हम, तो उसके ना दो पैरामीटर होते हैं। एक तो जो इंडिविजुअल पे अप्लाई होता है उसको हम लोग स्लैब रेट बोलते हैं, और जो कंपनीज पे अप्लाई होता है उसको फ्लैट रेट बोलते हैं। स्लैब रेट का मतलब ऐसे होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ते जाएगा। सपोज अभी मेरी इनकम 5 लाख से 7 लाख है, तो मेरा 5% टैक्स, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। 7 लाख से 10 होती है तो मेरा टैक्स 10%। ऐसे करते करते जितनी इनकम बढ़ेगी वैसे मेरा टैक्स बढ़ते जाएगा। दिस इज कॉल्ड ए स्लैब रेट, ओके। दूसरा होता है फ्लैट रेट। मतलब इसमें ना, जैसे कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो कम गवर्नमेंट ना इन पे 30% टैक्स लगा देगी, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली 3 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। समझ आया? तो इनके लिए ऐसा नहीं होता, इनके लिए डायरेक्ट एक परसेंटेज चार्ज किया जाता है और उतना टैक्स रिकवर किया जाता है। आर वी क्लियर दिस? पहले ये समझ में आया दोनों? आर वी क्लियर विद दिस? चलो, तो हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, वो चला रहा तो इंडिविजुअल है, इसीलिए जो उसको टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो स्लैब एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर सोल प्रोप्राइटरशिप। पहले ना आप सारी एंटिटी समझते जाओ, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाली हूँ, तब आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें कौन सी एंटिटी आप प्रेफर करोगे, ठीक है। सो अगर अभी कुछ डाउट होगा ना तो मुझे तुरंत पूछ लेना, ठीक है। चलो नाउ सी, तो स्लैब रेट आ गया हम लोगों का। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मेरा जो बिजनेस आइडिया था ना, स्टार्टअप वाला, CS कॉफी वाली, वो एक बेस लेवल पे था, ठीक है, एकदम इजी आइडिया था। अब मैं थोड़ा सा प्रीमियम चीज करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई वांट टू डू इज, मैं ना, हमारे 4 बेस्ट फ्रेंड्स का एक ग्रुप है,
हम सारे लोग CS है, सब लोग अपना अपना काम करें। अब हम लोग चाहते हैं, हम ना एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। स्टार्टअप क्या होगा, स्टार्टअप का आइडिया क्या होगा वो समझो। इंस्टाग्रामेबल एस्थेटिक कैफेज होते हैं ना, जैसे जहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती है, डेकोर बहुत बहुत अच्छा होता है, एकदम एस्थेटिक वाइब्स देते हैं। हम ना अभी वैसा कैफे शुरू करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा प्रीमियम हुआ एज कम्पेयर टू अ कैंटीन दैट आई वांटेड टू स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब मैं जो शुरू करने वाली हूँ, मेरा आइडिया स्टार्टअप का है इंस्टाग्राम एस्थेटिक कैफे। देखो भाई, मैंने इतना डेकोर में खर्चा किया है, तो बट ऑब्वियस मेरे यहाँ पे एक कॉफी बहुत महंगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया है, बट मैं ना अभी देखो, जितना ज्यादा मुझे डेकोर अच्छा करना पड़ेगा उतना मुझे कैपिटल भी चाहिए रहेगा। अब मेरे पास इतना अकेले का पास कैपिटल नहीं है कि भाई मैं पूरा बिजनेस में लगा दूँ। इसीलिए मैंने बोला, सारे बेस्ट फ्रेंड्स को बोला कि क्या आप लोग मेरे साथ हेल्प करोगे, मेरे साथ अपना बिजनेस चालू करोगे, हम सबको इक्वल इक्विटी देंगे। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने बोला यस चलो ये बिजनेस चालू करते, बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी एंटिटी शुरू किया, बराबर। अब हम लोग पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। अब देखो, जैसे हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एडवांटेज था, क्या एडवांटेज था, कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में, डिसीजन मेकिंग पूरी मेरे हाथ में, कैपिटल मैं लेके आऊंगी, इसलिए प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मेरे बिजनेस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ मैं, ठीक है। पार्टनरशिप में ये सारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, बराबर। बिकॉज अब मुझे डिसीजन अकेले नहीं लेना है, चारों पार्टनर का एक इक्वल स्टेक है, इसलिए मुझे उनको पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जब हम लोग साथ में डिसीजन एक साथ सबको पूछ के लेंगे, मतलब मेरे डिसीजन लेट हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, क्या पूरा का पूरा कैफे का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, नहीं, ठीक है। तो देन एंड द लास्ट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी प्रॉफिट आया जो भी लॉस आया सारा का सारा शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा पार्टनरशिप। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आओ। डिसएडवांटेजेस ये बोलता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज क्या था, लायबिलिटी कैसी थी वहां पे, अनलिमिटेड। वैसे पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड, ओके। मीन्स द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन ऑल्सो बी सीज्ड इफ इन केस अगर हमने बिजनेस में कुछ लोन लिया एंड वी आर नॉट एबल टू रीपे दैट लोन, क्लियर। नाउ अब आपका पार्टनरशिप हो गया। अब आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करो या पार्टनरशिप की बात करो, क्या दोनों बिजनेस सर्टन है कि अनसर्टन है, अनसर्टन है, ठीक है। बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मेन ही पर्सन की डेथ हो गई तो सोल प्रोप्राइटरशिप बंद। पार्टनरशिप में अगर चारों पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया या हम लोग ने कल से डिसाइड किया नहीं नहीं इसमें बहुत खर्चा हो रहा है अब हम लोगों को कंटिन्यू नहीं करना, तो सारे के सारे पार्टनर्स अलग हो गए, ठीक है। हम बेस्ट फ्रेंड्स है, बट बेस्ट फ्रेंड्स में भी या कोई भी रिलेशन में जब भी पैसा और बिजनेस बीच में आएगा तभी हो सकता है झगड़े अराइज हो। तो हमारे बीच में झगड़े हो गए, सारे पार्टनर्स बोलते हैं हमको कंटिन्यू नहीं करना, तो अनसर्टन फॉर्म ऑफ एंटिटी है, तो पार्टनरशिप भी प्रेफर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, registration of partnership, so only for the state of Maharashtra it is compulsory, rest of the other states it is not compulsory, इज दैट क्लियर। तो ये तो तुम जो पढ़ के आए थे वो हम लोगों ने वापस रिपीट किया, ओनली फॉर द पॉइंट एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ योर टैक्सेशन, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट जो आप लोगों को मुझसे समझना है, विच इज योर कंपनी एंड LLP। अभी ना हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पे फोकस नहीं करते, प्राइवेट पब्लिक या OPC, पहले हम लोग सिर्फ कंपनी समझते हैं। देखो, क्या कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आंसर इज नो, इट इज लिमिटेड लायबिलिटी। सपोज आप एक कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपके पास जो शेयर है, सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, आपने उसमें से 8 रुपया पे कर दिया, तो कितना बाकी है पे करने का, 2 रुपया। तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए तक की रहेगी, क्लियर। तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई। सपोज अगर हमारी कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन लिया है किसी से, ठीक है। अब वो कंपनी अगर लॉस में चल रही है या कंपनी बंद होने वाली है, तो क्या मेंबर्स को वो लोन रीपे करना पड़ेगा अपने असेट्स बेच बेच के, ऐसा होगा क्या, टेल मी यस और नो। बराबर।
तो हमारी ना लायबिलिटी, चाहे कंपनी ने 1,000 करोड़ का लोन लिया हो या चाहे 10,000 करोड़ का लोन लिया हो, हमको उससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि भाई हमारी लायबिलिटी कैसी है यहाँ पे, लिमिटेड है। अगर मैंने ना 10 रुपए के शेयर में पूरा 10 रुपया पे कर दिया होता तो मेरा एक भी रुपए का लायबिलिटी नहीं बनता। तो पहला जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डिसएडवांटेज था वो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, उसके एडवांटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अनसर्टन थे, ठीक है, वैसे कंपनी अनसर्टन नहीं होती, कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब समझता है, टिल इंफिनिटी। सक्सेशन का मतलब आगे चलते जाना। मतलब कंपनी में अगर 100 मेंबर्स हैं, अगर 100 की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। इसीलिए परपेचुअल सक्सेशन के लिए बोलते हैं मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, तो अगेन वी हैव एन एडवांटेज। नेक्स्ट आता है, सोल प्रोप्राइटर को और पार्टनर को कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं देता, ठीक है, बिकॉज वो लोग अनसर्टन थे। कंपनी को हर एक इंसान पैसा देगा बिकॉज ये लोग परपेचुअल सक्सेशन रखने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे कंपनी के कुछ एडवांटेजेस हुए जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में मिसिंग थे। क्लियर? अब इसके भी तो कुछ डिसएडवांटेज होंगे। डिसएडवांटेज क्या बोलता है, कंपनी आइज ऑफ लॉ में एग्जिस्ट करता है, तो इसको लॉ के रहते हुए ही और लॉ को ध्यान में रखते हुए ही हर काम करना पड़ेगा। मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसकी फीस भी इनको भरनी पड़ेगी। देन कंपनी में पूरे साल में उन्होंने क्या किया तो कंपनी को वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो कंपनी को ना पूरे साल में कुछ फॉर्म फाइल करने होते हैं। ठीक है, सो कंपनी के लिए ये तो कॉस्ट हो गया ना एडिशनल। अगर मेरा इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है और मैं कंपनी खोल के बैठी हूँ तो भले मेरा बिजनेस हो या ना हो मुझे ये कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस अब जो टैक्सेशन का पॉइंट आएगा, कंपनी में इट इज 30% फ्लैट रेट। मतलब जितनी भी इनकम मैंने कमाई होगी, जितना भी मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा, उसका 30% तो सीधा गवर्नमेंट मेरे से लेके जाएगी। तो हुआ ना डिसएडवांटेज। ठीक है, अब कंपनी समझ में आया तो मैं एलएलपी में जाती हूँ। फटाफट में मुझे बताओ, कुछ भी डाउट है? एनी डाउट? कंपनी समझ में आई? फटाफट बताओ क्या क्या था। लिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी चलते रहेगा, मेंबर्स से अफेक्ट नहीं होने वाला, मेंबर्स की डेथ से या कुछ भी। बट कंपनी के कुछ अपने डिसएडवांटेज है, जो कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है एक के लिए। टैक्सेशन इज एट द फ्लैट रेट। इतना क्लियर हुआ? कंसेप्ट समझा? तो मैं एलएलपी में जाऊं अभी? चलो, अब एलएलपी क्या होता है समझो। एलएलपी का ना फुल फॉर्म क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है नाम देख के कि कंपनी का जो एडवांटेज है ना लिमिटेड लायबिलिटी, नाम में वो रखा हुआ है, मतलब इस एंटिटी में लिमिटेड लायबिलिटी होगी। बट यहाँ पे फिर नाम के पीछे लिख दिया पार्टनरशिप। अब ये कैसा एंटिटी है समझो। हाइब्रिड का मतलब समझता है? हाइब्रिड, व्हाट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड? इट इज कॉल्ड एज इन कॉम्बिनेशन। मतलब दो चीजों को कंबाइन किया हुआ उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हम ना यहाँ पे कंपनी के एडवांटेजेस को कंसिडर करेंगे। मतलब कंपनी में जो अच्छी अच्छी चीजें थी ना हम वो उठा के लेंगे। यानी जैसे उसका परपेचुअल सक्सेशन था, लिमिटेड लायबिलिटी थी, फंड रेजिंग एक्टिविटी था, हम उन्हें वो सारे एडवांटेजेस को लिया यहाँ पे। ओके, दूसरा, पार्टनरशिप के जो एडवांटेजेस थे, जैसे पार्टनरशिप में ना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग होता है। भले आपको पार्टनर से पूछ के काम करना है बट आपके पास में ना एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि सारे पार्टनर्स अगर एक बार में अग्री कर लेंगे तो आप वो वाला काम कर सकते हो। ठीक है, सो नीचे नीचे, हाँ, सो आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास पार्टनरशिप में एडवांटेज क्या हुआ कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग है, मेरे पास उतनी जगह है, उतना स्पेस है कि मैं मेरे हिसाब से काम कर सकती हूँ। तो हमने ना पार्टनरशिप का वो वाला एडवांटेज कंबाइन किया और इस तरीके से बनी हमारी एलएलपी। समझ आया? दूसरा, पार्टनरशिप जो हमारी कंपनी है ना, कंपनी में ये जो कॉस्ट लगता था कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, पूरे साल में आपको जो फॉर्म्स फाइल करने होते थे उसके लिए, यहाँ पे वो कॉस्ट भी काफी कम हो जाता है।
ठीक है। तो अगर ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एंटिटी के लिए अच्छा है, अगर आपने एक पार्टनरशिप में अपना बिजनेस चालू किया है बट आपको ना एकदम सेफ और सिक्योर बिजनेस चाहिए, आपको कॉस्ट भी ज्यादा इनकर नहीं करना है, तब आप क्या सिलेक्ट करोगे, आप एलएलपी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मतलब कंपनी जितना बड़ा चीज भी नहीं हुआ और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसा चीज भी नहीं हुआ, बीच का रास्ता विच इज योर एलएलपी। ये समझ में आया? अभी वापस बोलूं एक बार? आर वी क्लियर विद दिस एलएलपी? ओके, सो आपके पास में अब कौन सी टाइप ऑफ एंटिटी बची? थैंक यू, वेरी गुड। अभी अपने पास कौन सी एंटिटीज बची? सो हम लोगों के पास में हमने जो नया सीखा वो एलएलपी था, बट एलएलपी समझने के लिए पहले आपको कंपनी समझनी पड़ेगी, बिकॉज उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या था और एलएलपी को क्यों लाना पड़ा वो समझ में आया। उससे पहले कंपनी के डिसएडवांटेज और एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या डिसएडवांटेज थे वो ध्यान में रखने थे। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को स्क्रैच से पूरा चीजें शुरू करनी थी। आर वी क्लियर? अब देखो एलएलपी में भी ना जो टैक्स होता है ना, टैक्स वो एक फ्लैट रेट पे ही आता है, बिकॉज एक एंटिटी हो गई ना, लॉ में एग्जिस्ट करती है सेपरेटली, दैट्स व्हाई वी आल्सो हैव अ फ्लैट रेट। डन? ओके, सो ये है तुम्हारे टाइप्स ऑफ एंटिटी अवेलेबल। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है? कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो। प्राइवेट कंपनी मतलब एक क्लोजली हेल्ड कंपनी, पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो इधर 3 डायरेक्टर होंगे। यहाँ पे हम लोगों को कितने शेयर होल्डर्स चाहिए? कम से कम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, यहाँ पे हमको कम से कम 7 शेयर होल्डर्स चाहिए। तो दैट इज बेसिकली अबाउट योर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम लोग डिटेल में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए नहीं, आज का टॉपिक नहीं है हमारा वो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा। ओके, अब आ जाओ ओपीसी में। जो मैंने आप लोगों को बोला सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा है, बट ओपीसी में हमको कुछ एडवांटेज कंबाइन हो गए। अब आपको शायद लाइट हुआ होगा, ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। कंपनी आ गया मतलब कंपनी के मुझे सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन। ओके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाऊं इससे अच्छा मैं ओपीसी ना बनाऊं, क्योंकि अगर सोल प्रोप्राइटर जो वो 1 पर्सन था उसकी डेथ भी हो जाती है या फिर वो बिजनेस करने लायक नहीं बचता, बट कंपनी तो बंद नहीं होगी। अब आप सोचोगे कि 1 पर्सन कंपनी है तो काम करेगा कौन आगे? तो जब भी ओपीसी बनती है तब एक पर्सन जो होता है ना, जो मेन बिजनेस करता है, वो एक नॉमिनी को अपॉइंट करता है। ओके, तो जैसे ही मेन पर्सन की डेथ हुई या वो बिजनेस करने लायक नहीं बचा, इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर जो नॉमिनी होता है ना, ही टेक्स प्लेस द बिजनेस एंड द प्लेस ऑफ द मेन पर्सन। आर वी क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओपीसी एंड अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सेम ओपीसी का भी फ्लैट रेट लगता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जितनी भी कंपनीज है ना, प्राइवेट पब्लिक ओपीसी, सबका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एंड सबका रजिस्ट्रेशन सेम है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। Are we clear with this part? All the types are clear, advantages, disadvantages and the concept basically. किसी में भी कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो. Any doubt or anything, please let me know, otherwise we'll go forward. No? और किसी को डाउट कुछ भी पूछना है? आगे चले. मैं एग्जांपल्स बताऊं अभी तुम लोग को जो तुमको सॉल्व करने हैं, मुझे उसका आंसर बताना है. व्हाट टाइप ऑफ एंटिटी वुड यू प्रेफर टू रेकमेंड योर क्लाइंट और एनीवन हु इज आस्किंग फॉर योर एडवाइस? आगे चले उस एग्जांपल्स पे. चलो अभी आ जाओ. देखो, so I have 3 examples for you. Let me know what type of entity you will select. सबसे पहला है फ्रीलांसर. है फ्रीलांसर का मतलब समझता है ना, जो एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता जॉब के, उसको जब मर्जी आएगी वो काम लेगा, करेगा, खत्म करेगा. ठीक है. सोलो है मतलब सिर्फ एक पर्सन है और उसके पास उसके बिजनेस में 10 लाख का टर्नओवर है. टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स. बताओ कौन सी टाइप की एंटिटी वी शुड सिलेक्ट? चैट बॉक्स में बताओ फटाफट. सोल प्रोप्राइटरशिप. ओके, बिकॉज इसके नाम में ही देखो,
बता दिया ना हमको क्वेश्चन ने कि भाई एक ही पर्सन है, उसी को ही बिजनेस करना है, उसी को ही सब करना है। बट सोल प्रोप्राइटर तो थोड़ा सा रिस्की बिजनेस हो जाता है, तो और एक एंटिटी कुछ सजेस्ट कर सकते हैं क्या हम इसको, जो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसी ही हो, और एक कोई एंटिटी ऐसी? यस, 1% कंपनी। अभी भी तो होगा एक ही पर्सन, बट उसका बिजनेस थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा बिकॉज रजिस्टर हो जाएगी कंपनी। बताओ बाकी लोग अग्रीइंग टू दिस, और कुछ दूसरा आंसर आएगा तुम्हारे हिसाब से कि सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी बराबर है? बराबर है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी। नेक्स्ट वाले पे जाए, देखो नेक्स्ट वाला। 3 दोस्त है, 3 फ्रेंड्स, जिसके पास 5 लाख का कैपिटल है और उनको ना बेकरी का बिजनेस शुरू करना है। ओके, क्या सजेस्ट करते हो बोलो? ओके, पार्टनरशिप। इसके जैसा कोई और सिक्योर्ड एंड सेफ मेथड कैन आई यूज? यस, एलएलपी, वी कैन गो फॉर एलएलपी। ठीक है, ताकि अगर मेरे दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ भी तो बंद नहीं करना पड़ेगा बेकरी शॉप, आई कैन कंटिन्यू विद दैट बेकरी शॉप। ठीक है, नेक्स्ट, टेक स्टार्टअप, मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह में डील करता है ना, वैसा एक स्टार्टअप है जिसको ना अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टर चाहिए। इन्वेस्टर चाहिए मतलब उसको फंड रेजिंग करना है, एंड बिजनेस की ना स्केलेबिलिटी चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब समझता है, उसको ना बिजनेस सिर्फ एक एरिया या लोकेशन तक लिमिटेड नहीं रखना है, उसको पैन इंडिया बेसिस पे जाना है। अब क्या सिलेक्ट करूं बताओ? यस, वेरी गुड। मतलब तुमको सारे के सारे टाइप्स एकदम अच्छे से समझ में आ गए, बराबर? तो तुम लोग इस चीज का आंसर दिया। अब देखो आईसीएसआई जो तुम्हारा इंस्टीट्यूट है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तब आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उन लोग आपको एक केस बना के देंगे, जैसे अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जो आईसीएसआई में ही पूछा गया वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो तुमको ना क्या करना होगा, एक केस दिया रहेगा कि आपको अपने आप को एज अ सीएस, एज अ प्रैक्टिसिंग सीएस आप एडवाइस देने का काम करोगे, और आप लोग उनको ये बताओगे कि सपोज एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, वो बोल रहा है मेरा ये बिजनेस है, पर लेकिन ना मुझे किसी के साथ कैपिटल शेयर नहीं करना, प्रॉफिट शेयर नहीं करना, सब डिसीजन मुझे ही लेने हैं, रिस्क भी मेरे को ही लेना है। तो आप उसको उस हिसाब से बिजनेस का आइडिया से शेयर करोगे। ठीक है, कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आएगा जिसको खुद को कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ बिजनेस क्या करना है वो पता है। ठीक है, तो वो ना आपको ऐसे आके बोले, जैसे सपोज मैं आप लोगों को आके पूछूं कि मुझे ना जीएसटी कंसल्टेंट बनना है। ठीक है, मुझे ना जीएसटी बहुत पसंद है, टैक्स बहुत पसंद है, मुझे जीएसटी का कंसल्टेंट बनना है, मुझे सबको एडवाइस देनी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इतना बताया, तो आप मुझे पूछ रहे हो कि आपको कौन सी टाइप ऑफ एंटिटी में जाना है मैम। तो मैंने बोला ये सब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए वो सब आप ही बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, मुझसे ना कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछोगे। क्या पूछोगे, पहले आपको बिजनेस मैम आप किसके साथ शुरू कर रहे हो, आप अकेले शुरू कर रहे हो कि आपके साथ और भी लोग हैं। देन आप ये पूछोगे कि कैपिटल कितना लेके आओगे आप बिजनेस में। देन आप पूछोगे कि आपको एज अ कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ एक लोकेशन में रहना है, मुंबई में, या फिर आपको पैन इंडिया पे जाना है। ठीक है, आप मुझसे ये सारे क्वेश्चन पूछोगे, बेस्ड ऑन दैट यू विल सजेस्ट मी द टाइप्स ऑफ एंटिटीज। समझ आया? तो फिर आप लोग मुझे ना हर एक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझाओगे। सपोज मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मुझे ना कंपनी में नहीं जाना, कंपनी में तो कितना खर्चा होता है, इतना खर्चा, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में, मेरा बिजनेस अभी बहुत नया नया है, तो आप लोग मुझे बोलते हो तो ठीक है आप सोल प्रोप्राइटरशिप चालू कर दो। मैंने बोला नहीं नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप भी मुझे नहीं चालू करना। आप बोलते हो पार्टनरशिप चालू कर दो अगर आपके साथ एक पार्टनर है तो। मैंने बोला नहीं, पार्टनरशिप में नहीं जाना, पार्टनरशिप में झगड़े हो जाते हैं तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको बोला कि भाई कोई बीच का रास्ता है क्या हमारे पास, मतलब अगर मुझे कंपनी में भी नहीं जाना हो और मुझे पार्टनरशिप भी नहीं शुरू करना हो, तो कोई बीच का रास्ता है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जो एकदम सेफ और सिक्योर भी हो कंपनी जैसा, और उसमें खर्चा भी बहुत कम लगे, ऐसा कुछ है क्या? है आपके पास में ऐसा कुछ एंटिटी? कौन सी एंटिटी सजेस्ट करोगे बताओ? विच एंटिटी विल गो फॉर? यस, कैन वी गो फॉर एलएलपी, जिसमें खर्चा भी कम होगा, जिसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, मुझे आराम भी मिलेगा काम करने का, एंड मेरा बिजनेस एकदम सेफ और सिक्योर होगा। कल को अगर मैं नहीं भी नहीं ना तो मेरा बिजनेस चलेगा, तो मैं एलएलपी बताऊंगा।
इजी है, बस यही चीजें तुमको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करनी है और अपने पेपर में लिखनी है. दिस इज योर पर्टिकुलर बेस, द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड द बेसिक्स ऑफ योर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस. क्वेश्चन बताऊं तुमको पास्ट ईयर वाला, फटाफट सॉल्व करेंगे. चलो, सो जो तुम्हारी मदर इंस्टीट्यूट है विच इज योर ICSI, उसका एक क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, जो मैं इसी कंसेप्ट का जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. लेट अस सॉल्व दैट. एक मिनट. चलो देखो, दिसंबर 22 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 5 मार्क का एग्जाम में. पढ़ती हूँ मैं क्वेश्चन, मेरे साथ में देखते जाना. Sumit Bhasin has an expertise in the field of modular kitchen designing. He possesses adequate education too in his field. Now, in order to start his venture, he wants to consult a company secretary for getting aware of various modes of organization. मतलब different types of organization, and to select the best mode keeping in view the merits and demerits. Merits and demerits का मतलब क्या होता है? Advantages and disadvantages. ठीक है. Coming further, as a company secretary means assume yourself that you are the CS and answer this question. Make Sumit Bhasin acquainted with, acquainted का मतलब होता है familiar with, available modes of organization. मतलब क्या क्या types of organization available है उसके बारे में उसको बताओ. And सब type जो भी अपने पास available है, हर एक का advantage and disadvantage यहाँ पे लिखो. क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे वो बताओ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ठीक है ना. तो एक हमारे पास एक ये बंदा है जो हमारे पास आया है एक्सपर्टीज लेने के लिए कि भाई उसको मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग चालू करनी है. वो इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं करते जो किचन वगैरह में वो ऐसा कबर्ड्स लगाते हैं और वो वाला काम ये करता है. ठीक है. और उसके पास अच्छा खासा नॉलेज भी है इस फील्ड का. ठीक है. तो वो ना CS को पूछ रहा है कि भाई उसको नहीं पता क्या कौन सा टाइप सिलेक्ट करना चाहिए. तो CS को उसको गाइड करना है. मुझे बताओ आप क्या गाइड करोगे? यहाँ पे तो दिया ही नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ लिखे कि पार्टनरशिप का लिखे. तो आप क्या लिखोगे बताओ? व्हाट यू विल राइट? खाली पॉइंट्स बता दो, क्या आना चाहिए आपके आंसर में वो बताओ. सोल प्रोप्राइटरशिप लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक ही बंदा दिख रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप आना चाहिए. ठीक है. अच्छा, उन्होंने ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन दैट अवेलेबल मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है. मतलब हमारे पास में कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है. तो क्या मैं ऐसा बोलूँ मुझे सारे टाइप्स के बारे में लिखना पड़ेगा और हर एक का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा? इज दैट द राइट थिंग? क्वेश्चन यही बोल रहा है. सब लोगों का एंटिटी लिखो और हर एक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एज अ CS यू हैव टू एडवाइज सुमित दैट वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको सिलेक्ट करनी चाहिए बेस्ड ऑन द केस दैट यू हैव प्रेजेंटेड टू अस, वी वुड सजेस्ट यू टू प्रेजेंट the main field or the main entity which is the sole proprietorship, or else you can go for OPC also, that is the one person company also. समझ में आया? ये बन सकता है हमारा आंसर. दिस कैन बी द आइडियल क्वेश्चन, आइडियल सॉल्यूशन फॉर अस. क्लियर विद दैट? ऑल क्लियर? जल्दी से बोलो चैट बॉक्स में प्लीज. ठीक है. तो आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. डन. चलो, अब एक लास्ट टेबल मैं आप लोगों को दूंगी सॉल्व करने के लिए खुद से. आई होप आप लोग अपनी नोटबुक के साथ बैठे हो. तो आपको क्या करना है, देखो, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये टेबल है जो नीचे वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स. ओके, आप ये टेबल अभी अपनी नोटबुक में बनाओगे
टेबल आप लोग पहले खुद फिल करोगे, देन मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी सही आया कि नहीं आया। इसके बेस पे मेरे को समझेगा तुमको पूरा टॉपिक समझ गया है कि नहीं, ठीक है। तो पहले ना टेबल में आपको ये जो टाइप लिखा हुआ है ना, टाइप उधर लिखने का है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ वापस शॉर्ट में। फिर लिखने का है पार्टनरशिप, देन यू हैव टू राइट LLP एंड देन यू हैव टू राइट कंपनी, ओके। देन ये जो दिए हुए हैं ये फैक्टर्स है, इसको अभी के लिए छोड़ दो। जो तीन दिख रहा है लीगल आइडेंटिटी, लायबिलिटी एंड टैक्सेशन, तो आपको ये लिखना है कि चलो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो क्या उसकी कोई लीगल आइडेंटिटी होती है, यस और नो, वो लिखोगे। लायबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे कैसी लायबिलिटी होती है, लिमिटेड की अनलिमिटेड, उसके बारे में आप लोग लिखोगे, ओके। टैक्सेशन कैसा आता है, स्लैब रेट आता है कि फ्लैट रेट आता है, आप उसके बारे में लिखोगे। समझ आया अभी क्या करना है टेबल में? क्लियर हुआ कि वापस से बताओ? तो नोटबुक पे फटाफट से ऐसी हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट बिजनेस फॉर्म्स। ये फर्स्ट जो टेबल है वो बनाओ, जैसे टाइप, लीगल आइडेंटिटी, लायबिलिटी, टैक्सेशन, एंड लेफ्ट जा टाइप है ना उधर नीचे लिखो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर, LLP, कंपनी, लिखेंगे फटाफट से। एंड फिर वो बॉक्सेस को आप लोग फिल करो, 5 मिनट के अंदर ये बॉक्स फिल होना चाहिए। चैट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आई एम डन विद इट, देन हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन खोल देती हूँ आप लोगों के नाम, कुछ ना समझे तो पूछो। आर वी डन? ऑल द स्टूडेंट्स लिख दिया क्या? शैल वी डिस्कस? चलो आई होप आप लोग का लिख के हो गया, ओके। फटाफट से बोलते जाओ चैट बॉक्स में। पहले डिस्कस करते हैं अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या लिखा उसमें, लीगल आइडेंटिटी, डज सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, does it have a separate act or provision in the law which governs sole proprietorship, yes or no? ठीक है, तो पहले वाले में तुम्हारा आंसर क्या आएगा टेबल में, नो, ओके। लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देन टैक्सेशन कैसा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का, स्लैब रेट और फ्लैट रेट, इट विल बी स्लैब रेट, वेरी गुड, परफेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की लीगल आइडेंटिटी, yes or no, does it exist in the eyes of law, perfect। देखो तुम्हारा आंसर ना इसमें दोनों आ सकता है, yes भी एंड no भी। why yes, बिकॉज अगर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो yes we exist in the eyes of law, okay। बट अगर पार्टनरशिप रजिस्टर ना हो तो डज इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ, आंसर विल बी नो। समझ आया? चलो पार्टनरशिप की लायबिलिटी, लिमिटेड और अनलिमिटेड, यस वापस इट विल बी अनलिमिटेड। टैक्सेशन कैसा होगा,
व्हाट विल बी द टैक्सेशन एस्पेक्ट? यस, स्लैब रेट पे आएगा, तो सेम एज यू कैन से एज सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। कम टू एलएलपी नाउ, लीगल आइडेंटिटी ऑफ एलएलपी इज देयर और नॉट? यस इट इज देयर, ठीक है, क्योंकि इट इज एज पर एलएलपी एक्ट 2008 और आप एलएलपी बनाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, लायबिलिटी कैसी होगी? यस देखो ना, इनके नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर टैक्सेशन, कैसा आएगा? स्लैब और फ्लैट? अभी ना देखो, एलएलपी एक एंटिटी हो गई तो इट विल बी फ्लैट रेट, सीधा इनकम के ऊपर लगाया जाएगा एट द रेट ऑफ 30% और 20%, वट एवर द गवर्नमेंट डिसाइड्स, ठीक है। कम टू द कंपनी नाउ, कंपनी की लीगल आइडेंटिटी? यस, लीगल आइडेंटिटी आएगी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट, लायबिलिटी विल बी लिमिटेड बिकॉज इट इज द कंपनी फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है टैक्सेशन, टैक्सेशन विल बी अगेन फ्लैट रेट, क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मतलब कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट हाउ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने शायद, इसके अलावा भी होते हैं, सिर्फ इतने नहीं होते, बट ये सारे मेन बेसिक्स थे, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसके अलावा वी हैव दैट इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सुना होगा आप लोगों ने शायद। दूसरा हमारे पास होता है, देखो जब हम लोग ये सारी एंटिटी बनाते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस कर रहे हैं ना तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। बट ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ना चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करना होता है, उनको जो एंटिटी बनानी होती है ना, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट नहीं होता, उसका मेन पर्पस होता है वो पब्लिक की या सोसाइटी की भलाई करना चाहते हैं, तो वो लोग ऐसे पर्पस के लिए भी एंटिटी बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको कंपनीज एक्ट में बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होगा सिर्फ और सिर्फ चैरिटी करना, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर करना। ये समझ में आया? तो दीज आर योर अदर टू टाइप्स, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। ये सुना हुआ है आप लोगों ने? आई थिंक एनपीओ सुना होगा एंड HUF भी सुना होगा, है ना, ठीक है। तो ये ना ऐसे मेन कोर बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो मेन कोर वाली है वो अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। नाउ सी, अब आप लोगों को, आपने बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या समझना है, सपोज अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। इस एक काम का आपको कितना पैसा मिलेगा ना, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। नेक्स्ट हम लोग ये समझेंगे, चलो मैं वापस से चीजें लिखती हूँ, कंपनी एंड LLP। अब मुझे बात करनी है अबाउट रजिस्ट्रेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्ट नहीं है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। मैं दुकान चालू करना चाहती हूँ ना, तो मुझे किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट द बिजनेस। अब आपको डाउट आएगा कि मैम फिर जो फूड बिजनेस आपने शुरू किया था उसके लिए तो आप लोगों ने FSSAI लिया था, बट वो तो दुकान चालू करने का, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस चालू करने का रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो उस दुकान में खाना बेचने का रजिस्ट्रेशन था, तो वो तो एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है। आज मैं दुकान चालू करके अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करूंगी तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो लेना पड़ेगा ना, बट दुकान चालू करने की, वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस चालू करने की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये समझ में आया? ठीक है। दूसरा, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना तो हमारे लिए या तो ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, या फिर मैंडेटरी नहीं है, तो इसका भी एज सच कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो हमको यहाँ पे तो कहानी खत्म, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। बट नाउ व्हेन वी कम टू कंपनी एंड LLP, दोनों ही के लिए एक्ट बने हुए हैं और दोनों के लिए ही this entity exists in the eyes of law, that's why yes compulsory registration करवाना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब रजिस्ट्रेशन कराना है, चलो ये तो मुझे पता चल गया। मैम अब मुझे ये बताओ कि रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैसे?
तो रजिस्ट्रेशन होता है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 कौन सी मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। बराबर सुना हुआ है आप लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इसको शॉर्ट में हम लोग एमसीए बोलते हैं। क्या एमसीए की वेबसाइट देखी है आप लोगों ने? एमसीए का वेबसाइट या एमसीए के बारे में कुछ सुना है? अच्छा वेरी गुड, वेबसाइट देखा है आप लोगों ने। तो बस यही चीज है जहां पे आप कंपनी का और एलएलपी का रजिस्ट्रेशन करते हो। कैसे होता है रजिस्ट्रेशन? कुछ नहीं, बस फॉर्म्स भरने होते हैं, फीस भरनी होती है और रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। मतलब कंपनी के नाम का एक सर्टिफिकेट मिलता है। चलो उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है? सिन सुना है? सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को मिलता है 21 डिजिट का। ओके तो ये जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना कि यस एमसीए ने आपको अप्रूवल दिया कि यस दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, तो आपको सिन दिया जाता है विच इज अ 21 डिजिट नंबर। बेसिकली जैसे इंडिविजुअल का पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे कंपनी का क्या होगा? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उनको ये सिन नंबर दिया जाता है। ठीक है, सो दिस विल कम हियर। अच्छा अब एज अ सीएस जब आप एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, कितना पैसा मिलता है बताए? इसका कितना फीस होता है बताए? इट कैन बी मिनिमम 5,000, ठीक है, से लेकर मैक्सिमम तो नहीं बोलूंगी बट जो प्रैक्टिकल सिनेरियो चल रहा है विच इज दिस, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का। मैंने आगे नहीं बोला कि आपको पूरे साल कंपनी में क्या हो रहा है वो देखना है, कंपनी के कंप्लायंस हो रहे हैं कि वो देखना है, कुछ नहीं देखना है। अभी जो मैं आप लोगों को इनकॉर्पोरेशन सिखाऊंगी ना, ये देखो जो स्टेप्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये 8 स्टेप्स दिख रहा है, ठीक है। ये जो 8 स्टेप्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ना, इसके लिए आपको इतने पैसे मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, कितने फॉर्म फाइल करने हैं? सिर्फ 4 फॉर्म फाइल करने हैं बस, दैट इज द केस। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न, ताकि आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करो एंड दिस विल बी द प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। अब ये चीज अलोंग विद द फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, बिकॉज 5 मार्क्स से 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना होता है फॉर्म नंबर के साथ में, एंड प्रैक्टिकली ये कैसे किया जाता है आपको वो भी सीखना होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे चलूं? चलो आई थिंक बाकी लोगों ने एमसीए की वेबसाइट देखी है या नहीं, आई डोंट नो, तो मैं एक बार तुमको एमसीए का वेबसाइट भी दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी आए कि किस तरीके से काम चलता है। ओके अगर मुझे ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंफॉर्मेशन देखनी है ना, तो मुझे एमसीए पे दिखेगी समथिंग कॉल्ड एज मास्टर डेटा इज नोन एज द होल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मैं पहले तुमको एमसीए का वेबसाइट दिखाती हूँ, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स कहाँ से मिलते हैं वो दिखाती हूँ, देन स्टेप बाय स्टेप इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है वो समझाती हूँ। आर वी रेडी फॉर दिस? जाए हम लोग एमसीए की वेबसाइट देखते हैं। चलो देखो, दिस इज द वेबसाइट। रुको मैं आपके लिए ना पूरा मेन स्क्रीन चालू रखती हूँ, मेरा फोटो हटाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। मेरी आवाज सुनते जाओ और एमसीए का वेबसाइट देखते जाओ। दिख रहा है? यहाँ पे जो चीजें दिखेगी ना आपको, होम, अबाउट एमसीए, एक्ट्स एंड रूल, दिस इज योर मेन टैब ऑफ एमसीए। ठीक है, नीचे देखो मिला आपको रजिस्टर योर कंपनी, क्लोज योर कंपनी, रजिस्टर योर एलएलपी। यहाँ से कंपनी और एलएलपी को रजिस्टर किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आपके पास कोई भी कंपनी का सिर्फ नेम पता होता है ना, आपको पूरा नेम, और अगर आपको उस कंपनी में कितने डायरेक्टर है, कितना उसका शेयर कैपिटल है, सीएस कौन है उस कंपनी का, अगर ये सब चीजें देखनी है ना, तो आप लोगों को मिलेगी इस एमसीए के मास्टर डेटा में। चलो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि रिलायंस में क्या मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, क्या नीता अंबानी डायरेक्टर है, एंड क्या उनके जो सन एंड डॉटर्स है वो डायरेक्टर है, सब कुछ आपको पता चलेगा। और रिलायंस की जो सीएस है वो कौन है वो भी पता चलेगा। बाय द वे, डू यू नो द नेम ऑफ सीएस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? अगर पता है तो चैट बॉक्स में बताओ। एनीवन? नो वन?
देखो रिलायंस की जो कंपनी सेक्रेटरी है ना, उनका नाम है CS सावित्री पारेख मैडम। अभी आपको मैं उनका नाम दिखाती हूँ यहाँ पे, रुको। अरे इनकरेक्ट क्या है? देखो दिख रहा है कंपनी का सिन नंबर, देखो। नेम ऑफ द कंपनी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का सिन नंबर दिखा। अब देखो हम इस कंपनी की डिटेल देखते हैं। देखो ये आ गया कंपनी का मास्टर डेटा। कैन यू सी द सिन नंबर? कैन यू सी कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी? अब इनका ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल का जरा अमाउंट देखो। दिखा? चलो अब हम लोग देखते हैं कंपनी के डायरेक्टर कौन है। हमारे मोटा भाई इसमें डायरेक्टर है क्या? देखो देखो देखो, CS का नाम दिखा, सावित्री पारिक। कंपनी सेक्रेटरी, देन उनके नीचे देखो मुकेश अंबानी डायरेक्टर। देन आ जाओ लास्ट 3, दिख रहा है ईशा अंबानी, आकाश अंबानी एंड अनंत अंबानी। सो दिस इज द मास्टर डेटा ऑफ अ कंपनी। अच्छा इनके नाम के आगे आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं? जो भी डायरेक्टर है उनके नाम के आगे आपको कुछ नंबर्स दिखेंगे, दिख रहा है? और जो डायरेक्टर नहीं होते उनके नाम के आगे हम लोग पैन लिखते हैं। तो जब भी एक कंपनी में, दिस इज योर मास्टर डेटा, ठीक है। अब देखो सुनो ध्यान से, जब भी आपको एक कंपनी का डायरेक्टर बनना है ना, तो आपके पास कंपलसरी डिन होना चाहिए। डिन का मतलब होता है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जैसे हम लोगों को इंडिविजुअल को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आधार एंड पैन नंबर से, वैसे हम डायरेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बेस्ड ऑन देयर डिन नंबर, ठीक है। एक डायरेक्टर को सिर्फ एक ही डिन नंबर मिलेगा, ओके, अलग अलग डिन नंबर नहीं होते हैं। और जो KMP होते हैं कंपनी के, जैसे हम लोग CS आर द KMPs ऑफ द कंपनी, उनको ना पैन नंबर लिखना होता है, ठीक है। ये समझ में आया? नाउ कैन वी गो टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब आप लोग किसी को मास्टर डेटा दिखाना चाहो ना कंपनी का, तो MCA पे जाने का, MCA सर्विसेज पे सिलेक्ट करने का, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन दैट यू विल गेट इज द मास्टर डेटा ऑफ द कंपनी। फिर कंपनी का नाम लिखो, कंपनी की सारी डिटेल्स वहां पे आ जाएगी, ओके। और अब जो हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन सीखने वाले हैं, दिखा आपको कंपनी ई फाइलिंग? ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इनकॉर्पोरेशन दिखा, इनकॉर्पोरेशन, that we are going to start now, okay। चलो कम बैक। अब मैं आपको एक बार ओरली सब बताती हूँ, देन वन बाय वन हम फॉर्म्स को देखते हैं, ठीक है। देखो अभी ना कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी खुद से तो काम नहीं कर सकता, तो कंपनी को चलाने का काम कौन करता है? कंपनी के डायरेक्टर्स, बराबर ना। तो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो बट ऑब्वियस कंपनी को बनाने का काम भी कौन करेगा? इनकॉर्पोरेशन कौन करेगा? डायरेक्टर्स ही करेंगे, ठीक है। सो ना पहले जो भी डायरेक्टर होगा ना, उसको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो डिन की जरूरत होती है, जो अभी आप लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा डिजिटल सिग्नेचर लेने की जरूरत होती है। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है वो समझो। सबसे पहले ना जब भी हम लोग
फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे तो आपको सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिकली करनी पड़ेगी। आप थोड़ी ना वो फॉर्म का पीडीएफ लोगे, साइन करोगे, अपलोड करोगे, ऐसे नहीं होता। तो हम जैसे फिजिकल साइन करते हैं ना, वैसे एक इलेक्ट्रॉनिक साइन करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ DSC विच इज कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पेन ड्राइव देखिए आप लोगों ने, पेन ड्राइव सेम टू सेम एज दैट ऑफ पेन ड्राइव DSC आता है, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर में अटैच करते हो। सपोज मेरी DSC है, CS को भी DSC चाहिए होती है, कंप्यूटर में अटैच करोगे। फॉर्म में ना एक बॉक्स दिया होता है साइन का, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिजिकली साइन करते हो तो वो लोग ना आपको ऐसे करके देते हैं कि इधर साइन करो, लिख के देंगे इधर साइन करो, वैसे सेम वे फॉर्म में भी लिखा होता है। आपको क्या करना होता है, अपनी DSE इधर अटैच करनी होती है और फॉर्म भरना होता है। समझ आया? तो लॉजिकल है, मैं फॉर्म भरना शुरू करूं एज अ डायरेक्टर, मेरे पास DIN और DSE तो होनी चाहिए, नहीं तो फॉर्म कैसे भरूंगी, ठीक है। तो द प्री रिक्विजिट इज, सबसे पहले हैव अ डिजिटल सिग्नेचर एंड देन हैव अ DIN नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन पे। तो हम सबसे पहले MCA की वेबसाइट पे जाएंगे, ओके। MCA की वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ता है। देखो जो भी इनकॉर्पोरेशन करता है ना, उसको डायरेक्टली, जैसे अभी हम लोग MCA पे गए ना, वैसे नहीं होता। एक यूजर ID एंड पासवर्ड होता है, उससे आप लोग रजिस्टर करते हो और फिर ही आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो MCA पे जाने का, लॉगिन करने का, सबसे पहला फॉर्म आपको जो मिलेगा वो होगा स्पाइस प्लस। फुल फॉर्म इज सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। प्रोफॉर्मा का मतलब होता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। समझ आया? अब इस स्पाइस प्लस के ना दो पार्ट है, पार्ट A एंड पार्ट B। अच्छा, पार्ट A देखो, कंपनी नई नई शुरू की है, तो जैसे मैंने मेरी कंपनी का नाम क्या रखा था, CS कॉफी वाले, तो कंपनी किस नाम से जानी जाएगी, पहले नेम तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। तो पार्ट A में कंपनी का नाम रखा जाएगा, ओके। अब हो सकता है मैंने जो नाम सोचा हो, ऑलरेडी किसने इस नाम की कंपनी इनकॉर्पोरेट की भी हो, मतलब उसका और मेरा नेम सेम टू सेम हो जाएगा। तो क्या ऐसा चलेगा? नहीं, क्योंकि मेरा नेम यूनिक होना चाहिए, नहीं तो सब लोगों को क्या लगेगा कि अरे वही सेम कंपनी ने वापस की कंपनी खोली है, ठीक है। सो मेरा नेम शुड बी यूनिक, ओके। फीस है नेम की 1000 रुपए, एंड ये नेम आपके पास 30 दिन तक रिजर्व रहेगा, मतलब आपके नाम पे रहेगा। और कोई बीच में आएगा ना ये नाम लेने के लिए, तो उसको MCA नाम नहीं देगा। पर कितने दिन तक? 30 दिन तक, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है आगे, 30 दिन में कंपनी के जो बाकी के इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म है, वो सारे इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म को फाइल कर देने का, ठीक है। तो पार्ट A में हमने क्या किया, फटाफट से वापस नेम अप्लाई किया, कितनी फीस भरी, 1000 रुपए। कितने दिन के लिए नेम मिला मुझे? 30 दिन के लिए। अब इस 30 दिन में मुझे क्या करना है, मुझे आगे का इनकॉर्पोरेशन के जो फॉर्म्स है उसको भर देना है, ठीक है। तो अब मैं ना पार्ट B ऑफ द फॉर्म में जाऊंगी। मुझे पार्ट B में क्या करना है? अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरी कंपनी का एक डायरेक्टर विजय माल्या है तो क्या चलेगा? मैं बना सकती हूँ ऐसी कंपनी? बताओ, यस और नो। विजय माल्या डायरेक्टर चलेगा क्या? नो, बाय नो। अच्छा आदमी नहीं है वो, अभी बेचारा इंडिया वापस तो आ गया, उसने इतना अच्छा अपना क्लैरिफिकेशन दिया, 4 घंटे का तो पॉडकास्ट बनाया, फिर भी नहीं चाहिए। देखो, विजय माल्या इज अ डिफॉल्टर, मतलब उसने फ्रॉड किया हुआ है। और वैसे ही कंपनी में अगर आप अपने डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो जो विजय माल्या जैसा पर्सन है, तो MCA विल नॉट अलाउ टू कीप यू विद दैट पर्सन, ठीक है। तो पार्ट B में ना सबसे पहले आपके कंपनी के कौन कौन लोग डायरेक्टर है उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। समझ आया? देन आपको, अच्छा अगर MCA को कभी आके आपसे बातचीत करनी है, मतलब आपकी कंपनी में आना है, तो वो किधर आएगी? तो जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, वैसे कंपनी का भी तो एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में आप नीचे ये डिक्लेरेशन दोगे। डिक्लेरेशन का मतलब ऐसे कंफर्म करोगे कि मैंने इस फॉर्म में जो भी डिटेल फाइल की है ना, वो डिटेल एकदम सही है, मैंने कोई भी गलत डिटेल फाइल नहीं किया, मैंने कोई भी फॉर्म में मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, मैंने फॉर्म में कोई भी फ्रॉड का काम नहीं किया,
ठीक है, मतलब मैंने जो कंपनी बनाई है ना वो बोनाफाइड पर्पस के लिए बनाई है। बोनाफाइड का मतलब समझता है, इन गुड इंटेंशन। मैं कंपनी में ना बिजनेस करना चाहती हूँ, मैं कंपनी के नाम पे फ्रॉड नहीं करना चाहती, कंपनी के नाम पे मैं बॉम्ब बना के बेचना नहीं चाहती, मैं अपने एनिमी कंट्रीज के साथ में बातचीत नहीं करना चाहती, तो मैंने कंपनी एकदम अच्छे इंटेंशन के लिए बनाई हुई है। ठीक है, ये सारी डिटेल आप दोगे स्पाइस प्लस पार्ट बी ऑफ द फॉर्म में। इज दैट क्लियर? ये पूरा फॉर्म समझ में आया? चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले फॉर्म में। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट फॉर्म है ना, इट इज कॉल्ड एज अजाइल प्रो। देखो अब आप कंपनी बना रहे हो तो बट ऑब्वियस आपके कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉयज तो होंगे, एम्प्लॉयज की डिटेल देनी पड़ेगी, बिकॉज इसी सब्जेक्ट का पार्ट बी अगर आप याद करोगे व्हाट इट इज अबाउट लेबर लॉज, तो लेबर के कुछ लॉज मेरे एम्प्लॉयज पे भी एप्लीकेबल होंगे, तो मुझे एम्प्लॉयज की डिटेल देनी पड़ेगी। वो डिटेल मैं कहाँ पे दूंगी? इस फॉर्म में दूंगी। ठीक है, कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना है, बैंक अकाउंट किधर जाके खोलूंगी? इस फॉर्म में खोलूंगी। कंपनी का जीएसटी लेना है, जीएसटी कौन से फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो नेक्स्ट आफ्टर स्पाइस पार्ट बी अजाइल प्रो फॉर्म भरोगे। ठीक है, अजाइल प्रो भरने के बाद में अब आपको ना कंपनी का जो बेस होता है ना, बेस फाउंडेशन ऑन विच द कंपनी इज बेस्ड, इट इज योर एमओए एंड एओए। तो आपको एमओए और एओए भी भरना होता है। INC 33, दिस इज द फॉर्म नंबर नेम, stands for electronic MOA, and INC 34 stands for electronic AOA। INC का फुल फॉर्म क्या हुआ? इनकॉर्पोरेशन का शॉर्ट फॉर्म है वो। ठीक है, सो ये लास्ट के 2 फॉर्म फाइल करोगे। अब आपको है ना ये चारों फॉर्म एक साथ सबमिट करने होते हैं, देन MCA पे सारे फॉर्म्स को सबमिट कर देने का। सबमिट करने के साथ में आपको MCA पे एक फीस भरने की। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी आती है और फीस आती है। फीस भरोगे, साइन करोगे, अपलोड करोगे, देन MCA क्या करेगा? आपके फॉर्म को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। चेक और वेरीफाई करने के बाद MCA को लगता है कि हाँ आपकी कंपनी अच्छी है, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपने बराबर दिया है, सारा काम बराबर किया है, तो फिर आपकी कंपनी को वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे। ठीक है, अगर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, मतलब कंपनी का जो बर्थ डेट है वो बर्थ डेट उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा होगा, तब से माना जाएगा कि कंपनी हैज टेकन बर्थ। ओके, एंड जो सिन नंबर मैंने आपको बोला वो सिन नंबर भी मेंशन होगा आपके ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर। बस इतना सा प्रोसीजर है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें? ऐसा कुछ था कि जो नहीं हो सकता है? ठीक है, तो एकदम इजी। दिस इज अबाउट योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। अब सोचो इस काम के, इस एक काम के कितने पैसे मिल रहे हैं? अगर आप ऐसी एक कंपनी, दिन में एक कंपनी भी बनाओ, पूरे महीने की जितनी भी कंपनी बनाओ, कितना सारा पैसा मिलेगा? समझ आया? बस ध्यान इतना रखना होता है कि कंपनी कोई भी फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव के लिए या डमी कंपनी नहीं बनाने की। ठीक है, अब डिटेल में ये सारा प्रोविजन देखो अलोंग विद द फॉर्म नंबर। नाउ सी, अप्लाई फॉर DSC, समझ में आएगा DSC क्या होगा? अभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड साथ में डिन अप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट गो टू द MCA वेबसाइट। उसमें अब क्या करोगे? स्पाइस प्लस फॉर्म को फाइल करोगे। पार्ट ए में क्या होगा? नेम एप्लीकेशन। पार्ट बी में क्या होगा? अगर आपने डिन ऊपर नहीं लिया था तो डायरेक्टर के पास एक और चांस होता है कि आज इस चीज में डिन ले लो। ठीक है, देन शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल दो, जैसे अभी रिलायंस का शेयर कैपिटल लिखा था ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, वो भी इधर लिखने का। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या एड्रेस है वो बताओ, और इसके साथ सपोर्टिंग आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी बताओ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म क्या आएगा? अजाइल प्रो। अजाइल प्रो में आपको GST रजिस्ट्रेशन करने का, एम्प्लॉय के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करने का, बैंक अकाउंट की डिटेल देने की। देन INC 33 is for EMOA and INC 34 is for EAOA। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। Submit on MCA along with the fees, receive certificate of incorporation and corporate identification number। Are we clear with this part? पूरा का पूरा incorporation समझा? All done अच्छे से? फॉर्म नंबर एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, सो will you like to write this thing or shall we end the lecture? Whatever you say, I am fine with both। ये तुमको लिखना है या लेक्चर खत्म करें?
बोलो जल्दी से, लिख रहे हो क्या? और इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन आल्सो इट इज फाइन, ले लो स्क्रीनशॉट। जो भी कर रहे हो फटाफट से बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से बोलो प्लीज। शैल वी एंड द लेक्चर? ओके, डन, परफेक्ट। चलो, सो दिस इज अबाउट द वेरी बेसिक फाउंडेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई हैव मेड यू लर्न। ठीक है, तो पूरा सब्जेक्ट ऐसे ही होगा, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल सिनेरियोस, केस स्टडीज एक्सेट्रा। ठीक है, सो मिलते हैं लेक्चर्स में। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। ठीक है, चलो। एनी डाउट्स? आई विल वेट फॉर 2 minutes, इन केस कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछो।